Good morning students. Now today we are going to study chapter 4 carbon and its compound. Okay. First we want to know what is carbon. First point is carbon. All we know that carbon is an element which atomic number is 6 and it is a non-metal. Atomic number is equal to 6. Okay. And the electronic configuration of this element is equal to 2, 4. This means carbon carries 2 electrons in first cell and 4 electrons in outermost or last cell. We know that the atom has an nucleus and first cell, second cell, third cell, fourth cell and etc. But we have only 2 electrons, so first cell carries 2 electrons in first cell of carbon and the 4 electrons are in the second cell. ओके हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंसी. दिस इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम. तो अगर हम बात करें कार्बन एक क्या है, एलिमेंट है. कौन सा एलिमेंट? नॉन मेटल है. एज वी नो दैट द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. और मैं यहाँ आपको बताता हूँ कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है. वैलेंसी इसकी 4 होती है क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर है 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 2, 4. ठीक. तो ये तो आपका हो गया कार्बन. अब इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं कार्बन जो है आपका नॉन मेटल है. ये चैप्टर हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कंपाउंड्स जैसे आयल हो गया, ठीक, फ्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें किससे बने होते हैं, मेनली कार्बन से ही बने होते हैं. और कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स अपने आसपास होते हैं. इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं. ठीक. तो ये तो आप जान ही गए कि कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया, ये भी देख लिया कि नॉन मेटल है. ठीक. कार्बन में बॉन्डिंग हम देख लेते हैं. बॉन्डिंग इन कार्बन. ओके. बॉन्डिंग क्या होता है, देखिए कोई भी आपका एलिमेंट है तो जब भी कंपाउंड बनाएगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. तो उन दोनों एलिमेंट्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड. तो बॉन्ड आप जानते हो, बॉन्ड आर 3 टाइप्स, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. तो इससे पहले चैप्टर में हम लोग स्टडी किए थे आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड मेनली फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच. और कोवैलेंट बॉन्ड जो कार्बन भी रखता है ये किसके बीच फॉर्म होता है, नॉन मेटल्स के बीच ही बनता है. ठीक. तो ये कार्बन भी आपका क्या है, नॉन मेटल ही है. और ज़्यादातर जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा वो भी नॉन मेटल से ही मिलकर बनाएगा. इसलिए इसमें जो भी आपका बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट होता है. तो अगर हम बॉन्डिंग इन कार्बन की बात करें तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक. नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड क्या है इसके विषय में हम जानते हैं. ठीक. देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड इन चैप्टर 3. आप कहते थे मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है. ठीक. अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप जानते हो. कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक. यहां हम 2 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं. एक तो हमने ले लिया एक छोटा सा कंपाउंड H2. ठीक. यहां हमने ले लिया NaCl. देखो यहां भी 2 एटम ही है,
हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रखे हैं कंपाउंड, और यहाँ सोडियम और क्या क्लोरीन मिलकर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है क्लोरीन को डोनेट कर दिया जाता है। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहाँ होता क्या है कि जैसे H और H, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ मेनली क्या होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये हीलियम के जैसे हो जाते हैं, आप जानते हो ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ। एक्चुअली में यहाँ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं होता, कोई जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, यहाँ डोनेट हो जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, यानी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो देगा तो वो भी दूसरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, अगर एक वो लेगा तब वो भी क्या करेगा 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इससे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है मेनली अगर हम बात करें तो मेटल और किसके बीच, नॉन मेटल के बीच बनता है, नॉन मेटल, ठीक, मेटल और नॉन मेटल, और ये मेनली नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं बॉन्ड, यानी जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल्स के ही होंगे, ठीक। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड अगर कार्बन में होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड तो हम जान गए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोवैलेंट बॉन्ड की भी टाइप्स होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं, तो उसके विषय में पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद इसमें हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे कार्बन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स, ठीक, तो इसको पहले हम हटा देते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कार्बन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, इसको ध्यान रखना। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। देखो अगर 2 एलिमेंट्स के बीच सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो सिंगल बॉन्ड, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन H और H, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, बना लिया H सिंगल बॉन्ड H, इसे H2 भी इसका फार्मूला लिख सकते हैं। हाँ ध्यान ये भी रखना कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इलेक्ट्रॉन को इसमें दिखाया है, ठीक, तो इससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपसे एग्जाम में कहीं पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्या बनाना है आपको, इलेक्ट्रॉन को दिखा देना है, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या कर देना, रिप्रेजेंट कर देना है, बस इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये था हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, H सिंगल बॉन्ड H बना, इसे बोल दिए H2, ठीक, तो इसे बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं क्या, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसे बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हमने एक कंपाउंड और ले लिया O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 नहीं होता है 8 होता है, 6 तो कार्बन का होता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ऑक्सीजन में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लास्ट सेल जो आपका सेकंड सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका हमने बना दिया और 6 इलेक्ट्रॉन इसका भी हमने बना दिया। आप जानते हो ऑक्टेट रूल, यानी किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट रूल यही कहता है, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो यहाँ देखो
इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लेगा, तो इसके पास भी तो 6 थे, 2 इससे इसने ले लिया, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। ठीक, तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल इस प्रकार से दिखा देते हैं, वो डबल बॉन्ड ओ। तो आप कह सकते हो when two electrons are participating in sharing of electrons then this is known as double bond। ठीक, तो वो डबल बॉन्ड ओ, इसको हम O2 भी लिखेंगे मॉलिक्यूल। देखो यहाँ H2 था सिंगल बॉन्ड, O2 था डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं। तो आपने जैसे देखा सिंगल बॉन्ड में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ट्रिपल बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर हम पूछे तो आप बताओगे कितना, 7, और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ देखो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ऐसे बना दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स ये ले, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी ये ले लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, और मॉलिक्यूल आपका बना N2। देखो यहाँ H2 बना, यहाँ O2 बना, यहाँ N2 बना, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ जो बना है सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है। डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमने देखा व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आर दैट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ओके, द कोवैलेंट बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। इन सिंगल बॉन्ड 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इन डबल बॉन्ड 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, एंड इन ट्रिपल बॉन्ड 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ओके, तो ये था कोवैलेंट बॉन्ड, और यही बॉन्डिंग किस में होती है, कार्बन में होती है। तो ये तो हमने दूसरे एग्जाम्पल्स लिए। तो कार्बन में जो भी बॉन्ड पाया जाएगा यही पाया जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ये हो गया रिमूव। तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही, तो आपको इसको ध्यान से स्टडी करना है, रिवाइज करना है। यहाँ देखो, तो ये हो गया आपका कार्बन और कार्बन में बॉन्डिंग। ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब कार्बन की बात करें हम, तो कार्बन की वैलेंसी आप देखें कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब देखो, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोलते हो 2-4, यानी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, और लास्ट सेल जो सेकेंड सेल है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ये आपका नॉन मेटल भी है, ये भी आप जानते हो। ऑक्टेट रूल यही कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट सेल में। इसमें कितने हैं, भी 4 ही हैं। ठीक, तो हीलियम जैसा होने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर दे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे, हीलियम जैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, या 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाए तब 8 जाकर होंगे, तब भी एनर्जी बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा, केवल शेयर करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब हो सकता है कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल सिंगल कितने बॉन्ड बनाए, 4 सिंगल बॉन्ड बना दे। ठीक, तो कार्बन की बैलेंस यहां हो गई कंप्लीट। या ये भी हो सकता है कि कार्बन क्या करे, एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, तब भी कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड हुए, बैलेंसी कंप्लीट है। ठीक, या ये भी हो सकता है कि कार्बन क्या करे, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक क्या, सिंगल बॉन्ड बनाए। ठीक, तो यहां भी देखो कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड हैं, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड हैं, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड हैं। तो हमने इससे पहले भी देखा कि कार्बन में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, कोई भी बॉन्ड बनाए। लेकिन कार्बन के पास केवल और केवल एक एटम है, तो 4 बॉन्ड ही होनी चाहिए। इससे ना तो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। और ये ज़्यादातर बॉन्ड किससे बनाता है, हाइड्रोजन से बनाता है। इसलिए इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन से ही स्टडी करेंगे। ठीक,
तो इसको आपने देखा कि कार्बन जो है डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है हम दे लेते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्साटाइल नेचर है क्या। तो हेडिंग यही है आपकी, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये वर्साटाइल नेचर क्या है? ठीक, वर्साटाइल नेचर का मतलब हम ये कहें कि सभी जगह पाया जाने वाला, ये ज़्यादातर जगहों पर मिलने वाला। तो अगर हम अपने आसपास देखें, सबसे ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड आपको दिखाई देंगे, और सभी जगह यानी सर्वत्र पाया जाने वाला, सर्वत्र मिलने वाला, ज़्यादातर कंपाउंड्स में कार्बन मिलता है, इसीलिए उसके नेचर को हम क्या बोलते हैं, वर्साटाइल नेचर। ठीक, तो वर्साटाइल नेचर का मतलब ये हुआ कि अधिकतर मिलने वाला जो भी कंपाउंड है आपके, अधिकतर उसमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा ज़्यादातर, तो इसलिए वर्साटाइल नेचर उसे बोलते हैं। अब वर्साटाइल नेचर होता किस रीजन से है, तो कार्बन में एक तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन, इसके विषय में भी अभी जानेंगे, व्हाट इज कैटेनेशन। और सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम बात करें कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। ठीक, तो एक हो गया कैटेनेशन, एक हो गया टेट्रावैलेंसी। तो कैटेनेशन का मतलब हो गया चेन फॉर्मेशन, यानी कार्बन जो है या तो सेल्फ से मिलकर के या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब एटम्स से मिलकर के ये एक क्या बना सकता है, चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जैसे देखो यहाँ कार्बन है 1 2 3, यहाँ हम जोड़ते चले गए सिंगल सिंगल बॉन्ड से, और भी कार्बन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और इससे क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन, इसकी बैलेंसी हम कंप्लीट कर। देखो अभी हम बांड बनाते चले गए, आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर बांड ऐसा क्यों बना रहे हैं, तो देखो कार्बन की बैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, 4 बांड सबके पास, तो बांड कंप्लीट होने चाहिए, कार्बन के पास 4 बांड होने ही होने चाहिए, क्योंकि उसकी बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये क्या करता है, अब यहां से अगर इस से चाहे तो हम कार्बन ऐड कर सकते हैं, ये तो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन ही कर सकता है। तो कार्बन में सेल्फ चेन फार्मिंग की प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक, कार्बन में क्या होती है, सेल्फ चेन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसी वजह से सब जगह, ज़्यादातर जगहों पर मिलता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला जो भी आपका सब्सटेंस है उसमें कार्बन रहता है। ठीक, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये, टेट्रा मतलब 4, तो टेट्रावैलेंसी यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो इजीली ये 4 एटम से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वर्साटाइल नेचर। कार्बन वर्साटाइल नेचर का होता है, यानी सभी जगह पाया जाने वाला। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम एलोट्रॉफी या एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। ये तो हमने देख ही लिया, इसी वजह से हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को एक अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बन ही है। यहाँ देखो इसको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन या एलोट्रॉफी इसे बोलते हैं, एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉफ्स क्या है, देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ फिजिकल, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, तो उसी को क्या बोलेंगे, एलोट्रॉफ्स। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, तो मेनली इस चैप्टर में हम 3 एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन देखेंगे। एक तो हो गया आपका डायमंड, ठीक, एक आपका हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट,
फाइट, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन्स। ठीक, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। डायमंड आप देखते हो बहुत ही इसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी चमकदार होता है और हार्ड भी होता है सबसे ज़्यादा। हाँ, लेकिन ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। दिस इज लाइक ए इंसुलेटर बट दिस इज लाइक ए कंडक्टर, ग्रेफाइट। ठीक, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ये बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसमें कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, 60 एटम्स होते हैं। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो इनके फिजिकल स्टेट थोड़े बहुत क्या है, थोड़े बहुत क्या चेंजेस हैं, फिजिकल स्टेट में चेंज है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनकी सेम ही है, यानी कार्बन से ही मिलकर सब बने हुए हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होने की वजह से फिजिकल स्टेट इनका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉफी। तो इलेक्ट्रॉफी इज ए टाइप ऑफ फिनोमिनन इन विच द एलिमेंट्स एग्जिस्ट टू आर मोर देन टू फिजिकल स्टेट्स हैविंग सेमी केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी एलोट्रॉफी क्या है, कार्बन हो या किसी भी कंपाउंड एलिमेंट्स की एलोट्रॉफी हो, उसमें होता क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहती हैं बट वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसी को बोलते हैं एलोट्रॉफ्स। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, एलोट्रॉफी। ठीक, तो ये हो गया आपका एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। ठीक, अब हम देखिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। अब कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन मेनली हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन हम इस चैप्टर में केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने कंपाउंड होंगे उसी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने कंपाउंड होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक, द कंपाउंड्स which is found with hydrogen and carbon are known as हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के विषय में हम बात करें तो सबसे पहले इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड, और एक क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक, सैचुरेटेड की हम बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक, द हाइड्रोकार्बन्स विच हैव सिंगल्स बॉन्ड ओनली बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड केवल मिल रहा है इसे कंपाउंड में तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, एक हो गया सैचुरेटेड, एक क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। तो यहां देखो सैचुरेटेड में केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है तो इसे बोलेंगे एल्केन। ठीक, अगर देखो डबल या ट्रिपल कोई भी मिला है तो अनसैचुरेटेड बोला जाएगा, लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो इसे बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन्स। इसे क्या बोलेंगे, एल्काइंस। ठीक, एल्कीन्स और क्या, एल्काइंस। तो ये आप देख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा कंपाउंड आपको हाइड्रोकार्बन के ही देखने को मिलेंगे। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका हो जाएगा एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2, यानी अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 + 2 4। कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 2 6, यानी कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 8। ये फार्मूला ऐसे ही वर्क करेगा। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। हाँ देखो, एल्कीन तभी बनेगा जब कम से कम 2 कार्बन हो, नहीं तो एल्कीन का फॉर्मेशन सिंगल कार्बन से नहीं होगा। तो अगर कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4,
कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6। फार्मूले से देख कर बता सकते हो कि एल्कीन, तो ये जनरल फार्मूला है, सभी जगह होल्ड नहीं करेगा, कुछ जगह होल्ड करेगा। एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2, ये होता है। अगर देखो यहाँ भी कार्बन कम से कम 2 होने चाहिए, तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितना 3 दूना 6 माइनस 2 यानी 4। तो इस फार्मूले से ऐसे ही बनेगा। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में आपका आ जाएगा एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। जिससे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, देखो CH4, C2H6, C3H8, ये किसके हो गए, एल्केन के। ठीक, अब बात कर लेते हैं किसकी, एल्कीन्स की। तो यहाँ देखो C2H4, C3H6 यानी 2 टाइम्स कर देना है हाइड्रोजन को, C4H8, तो ये हो गया आपका क्या, एल्कीन्स। ठीक, अब अगर हम बात करें एल्काइंस की, तो यहाँ देखो C2H2, C3H, 3 2 6 माइनस 2 यानी 4, C4 तो 4 2 8 माइनस 2 यानी H6, C5, ठीक, यहाँ देखो C5 तो H, 5 2 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो मेरी सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज। ठीक, देखो बेटा, कंपाउंड है, अगर कोई 2 या 2 से अधिक कंपाउंड है, मान के चलिए जैसे हमने ले लिया C4, ठीक, C4H10, ये कंपाउंड है। इसका नेम अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक, तो अगर 2 कंपाउंड ऐसे हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 आर मोर देन 2 कंपाउंड, जिनके केमिकल फार्मूला तो सेम हो, स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या, आइसोमर। और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर इसको अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो CH3, CH2, CH2, CH3, 4 कार्बन है यहाँ पर, और टोटल कितने 10 हाइड्रोजन है। फार्मूला यही है। इसका नेम अगर बोला जाए तो देखो नॉर्मल सी चेन है तो n ब्यूटेन लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसी को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरी स्ट्रक्चर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ देखो CH3, CH, CH3, CH3, यहाँ भी देखो 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन भी 3 3 6 1 7 3 10, हाइड्रोजन भी 10, यानी दोनों का, इसका भी और इसका भी केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसका जो नेम हो जाएगा आईपीसी नेम 2 मेथिल, ठीक, 2 मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन, इसका नेम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। तो देखो केमिकल फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो इन्हें हम बोलेंगे आइसोमर। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी जो शो कर रहे हैं या जो फिनोमिनन है उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज। ठीक, तो हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे हम, आइसोमेरिज बोलेंगे। चलिए ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में ये पार्ट आपका सेकंड है। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में कई सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिए। चलिए आइसोमेरिज हो गया। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, LOGOUS, होमोलॉगस सीरीज। ठीक, ये होमोलॉगस सीरीज क्या है,
तो कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक, उसी को क्या बोलेंगे हम, होमोलॉगस सीरीज। जैसे देखो यहाँ हमने लिख दिया CH3 CH2OH, ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया। CH3 CH2 CH2OH, ये थर्ड कंपाउंड हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये 3 कंपाउंड लिखे हैं, और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो इन तीनों कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है क्या, OH ही है, सेम फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप OH है तो एल्कोहल है, यानी तीनों कंपाउंड एल्कोहल के ही हैं। लेकिन देखो यहाँ 2 कार्बन है तो एथ यानी एथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, ठीक। तो ये एक सीरीज बन रही है सेम फंक्शनल ग्रुप की, तो इससे क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। इन तीनों कंपाउंड जो इस सीरीज में होंगे उसी को क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। हाँ, एक चीज़ इसमें और भी बताया गया है, होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं डिफर किससे होते हैं, CH2 से। CH2 से क्या होते हैं, डिफर होते हैं। या अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 + 12 कितना हो जाएगा, 14 यूनिट, या एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं, ठीक, 14 यूनिट्स इससे डिफर होते हैं। जैसे यहाँ देखो ये कंपाउंड है, इसमें अगर CH2 ना होता तो यही कंपाउंड लिखा था, यानी डिफर किससे है, डिफरेंट CH2 से है। अब यहाँ देखो ये जो कंपाउंड है किससे डिफर है, CH2 से। अगर ये CH2 हटा दिया जाए तो ये कंपाउंड मिलेगा, और इसमें से CH2 हटा दिया जाए तो ये कंपाउंड मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये डिफर किससे होते हैं, CH2 से होते हैं। किससे, CH2 से, या 14 यूनिट्स से क्या होते हैं, डिफर होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब देखो अगर कोई कंपाउंड आपका एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो भी आपका क्या है, होमोलॉगस सीरीज। जैसे हमने कहा CH4 C2H6 C3H 3 2 6 2 8 C2H8 C4H10 C5H12। अगर हम यहाँ बात करें तो देखो सब क्या है, एल्केन ही है, सब क्या है, एल्केन ही है। तो एल्केन होने की वजह से हम कह सकते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी सब एल्केन ही है। तो ये सब क्या है, होमोलॉगस सीरीज में, ठीक। ये देखो CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C5H12 है। तो ये आपका क्या है, एल्केन है, सारे एल्केन लिखे हुए हैं, इसलिए क्या है, होमोलॉगस सीरीज ही है। तो हम कह सकते हैं द सीरीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफर बाई CH2 आर नोन एज होमोलॉगस सीरीज। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। होमोलॉगस सीरीज कौन सी सीरीज है, कार्बनिक कंपाउंड की सीरीज है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और जो भी आपके कंपाउंड डिफर होते हैं CH2 से। ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये आपने देख लिया होमोलॉगस सीरीज। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अभी यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हटा देते हैं भाई। थर्ड पॉइंट है आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमने आइसोमेरिज्म देखा, सेकेंड होमोलॉगस सीरीज, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका कौन सा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये टाइप्स ऑफ क्या, हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में हमने कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स को ही हम स्टडी करेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक कंपाउंड है। तो उसमें मुख्यतः हम जो स्टडी कर रहे हैं मेनली वो है आपका हाइड्रोकार्बन, यानी जो भी कंपाउंड होगा किससे मिलकर बना होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना होगा, ठीक। और आप ये भी जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये तो या तो इसके चारों बांड हाइड्रोजन से ऐड हों, जुड़े हों, या फिर किससे जुड़े हों, किसी कार्बन से ही जुड़े हों, जैसे ये हमने जोड़ दिया ये, तो हाइड्रोजन हो या फिर क्या हो, कार्बन हो, तभी हम बोलेंगे क्या, वो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन होता क्या, जैसे मान के चलिए ये सब हाइड्रोजन ही है, ठीक। ये सब क्या है, आपके हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी क्या 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ सबसे। हमने क्या किया, यहाँ से एक
ये एच हटा दिया और एच की जगह पर हम कोई क्या लगा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने ओ एच लगा दिया, ओ एच भी फंक्शनल ग्रुप है। या ओ एच हटा करके हम क्या लगा सकते हैं भाई, सी एल लगा सकते हैं, ठीक। या बी आर लगा सकते हैं, या ओ एच तो भी हमने बताया ही, ओ एच लगा सकते हैं, ठीक। या सी डबल ओ एच लगा सकते हैं, सी डबल ओ एच, या सी एच ओ लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। आप फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कैसे करोगे, यहाँ से देखो, या एटम हो सकता है, जैसे क्लोरीन एटम है, ब्रोमीन एटम है, या फिर 2 एटम हो सकते हैं, कई सारे एटम्स का ग्रुप हो सकता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक, which defines the property of an organic compounds are known as functional group। या जो क्या करे, डिफाइन करे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे क्लोरीन लग गया तो हम बोलेंगे हैलोजन है, OH लग गया तो हम बोलेंगे पूरा एल्कोहल है, COOH लग गया तो हम क्या बोलेंगे, एसिड है, CHO लग गया तो क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड है। तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोजन को क्या करके रिप्लेस करके लगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करें, उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ये भी क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस चैप्टर में हम जो फंक्शनल ग्रुप स्टडी करने वाले हैं उसके विषय में बता देते हैं। जैसे एक तो आपका हो जाएगा हाइलोजन, हाइलोजन, ठीक। हाइलोजन में आपका आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हाइलोजन है, ठीक। ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है। बांड भी आपके फंक्शनल ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक। और कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप स्पेशल हैं, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड, और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और एक आपका क्या हो जाएगा, कीटोन, कीटोन। एल्कोहल अगर है तो OH होगा, एल्डिहाइड है तो CHO होगा, ठीक। और इसी CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C, यानी ये ध्यान रखना ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होंगे, तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और H, इसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। तो चाहे CHO मिल जाए, चाहे C डबल बॉन्ड O और H, इधर कोई कार्बन जुड़ा हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान रखना यहाँ OH है, इसका मतलब ये नहीं कि एल्कोहल है, क्योंकि OH किससे जुड़ा हुआ, उस कार्बन से जुड़ा हुआ जिससे डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। तो पूरा मिला करके ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। और लास्ट आपका कीटोन C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या जुड़ जाए, कार्बन, इधर भी क्या जुड़ जाए, कार्बन, हाइड्रोजन ना हो, ठीक। कार्बन इधर भी हो, कार्बन इधर भी हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, कीटोन। तो इसको कार्बन हम नहीं दिखाते, सीधा सीधा ऐसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कीटोन। तो ये कुछ आपके चैप्टर में यही फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक, ये क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं कि IUPAC नेमिंग जो है वो कैसे होती है, या IUPAC नेम किसी कंपाउंड का कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखो, इसको पहले हम रिमूव कर दें, हटा दें भाई, ठीक। ठीक, तो देखो यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं IUPAC, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बनिक कंपाउंड। तो IUPAC नेम लिखने के लिए देखिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, जैसे वर्ड रूट हो गया, ये आपको याद रखना होगा, वर्ड रूट, और इससे पहले जो आएगा साइड चेन रहेगा, या उसे हम क्या प्रीफिक्स के रूप में ऐड करेंगे, प्रीफिक्स, और इधर जो आएगा सफिक्स के रूप में ऐड होगा, ठीक। किसके रूप में,
सफिक्स। प्रीफिक्स में देखो, प्रीफिक्स में देखो हम क्या करेंगे, यहां एक तो आपका हाइड्रोजन हो सकता है, क्या हाइड्रोजन, या फिर आपका एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। ठीक, हाइड्रोजन में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इसके लिए अगर प्रीफिक्स में कभी भी लिखना है तो इसके लिए लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। इसके लिए आइडो, और इसके लिए फ्लोरो, फ्लोरो। ठीक, ये हो गया। तो या तो हाइड्रोजन हो सकता है प्रीफिक्स के रूप में, इसे साइड चेन बोलेंगे, या तो फिर क्या हो सकता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होंगे, जो आपके एल्केन्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, वो एल्किल ग्रुप बन गया। जैसे मीथेन, पहला कार्बन क्या है, हाँ पहला कंपाउंड ऑफ एल्केन मीथेन CH4, तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए CH3, एक बांड यहाँ किसी से जुड़ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे एक कार्बन है तो मेथ और वायल, मेथिल। ठीक, फिर दो कार्बन हो सकता है C2H5, इसे बोलेंगे एथिल। ठीक, तीन कार्बन है तो C3H कितना 7, 3 2 6 1 7, तो इससे बोलेंगे क्या, प्रोपिल। बस इससे ज़्यादा आप में आएंगे नहीं। एल्किल ग्रुप क्या होंगे, एक हाइड्रोजन कम हो जाए एल्केन से तो उसे बोलेंगे एल्किल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7। एक कार्बन है मेथिल, दो कार्बन है एथिल, तीन कार्बन है तो प्रोपिल लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं वर्ड रूट की, इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्बन एक है तो क्या लिखेंगे, मेथ, ये वर्ड रूट है। कार्बन अगर दो है तो क्या लिखेंगे, एथ। तीन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। इसको ध्यान रखना, ये याद करना आपको जरूरी है, तभी आप लिख पाओगे नेमिंग। कार्बन अगर 4 हो गया तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन अगर 5 हो गया तो क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक, यहां भी थोड़ा लिख देते हैं हम। कार्बन अगर 6 हो गया तो क्या लिखेंगे, हेक्स। कार्बन अगर 7 हो गया तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, HEPT, हेप्ट। और यहां देखो, कार्बन अगर 8 हो जाए तो क्या लिखेंगे, आक्ट, OCT, आक्ट। कार्बन अगर 9 हो जाए तो क्या लिखेंगे, नन, या नोन इसे बोल देंगे, नो यानी नोन। और कार्बन अगर 10 हो जाए तो क्या लिखेंगे, डेक, DEC, डेक। ठीक, तो इसे बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक, ये पूरा हो गया वर्ड रूट, यहां से यहां तक। ये कोई भी कार्बनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन के नंबर्स को देखेंगे जो नंबरिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे। अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में 5 कार्बन है तो पेंट लिख देंगे। ठीक, अब देखो सफिक्स क्या है। सफिक्स एक तो बांड हो सकता है, क्या बांड, या फिर हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, क्या फंक्शनल ग्रुप। ठीक, बांड में अगर हम बात करें तो देखो, बांड में या तो सिंगल बांड होगा, लेकिन ध्यान रखना बांड कब देखना है, कार्बन कार्बन के बीच देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बांड है, केवल और केवल सिंगल, वैसे बैलेंसी इसकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये हम बैलेंसी भी कंप्लीट कर दे रहे हैं ये। तो कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बांड है तो उसे हम बोलेंगे एल्केन। वो क्या होगा, यहाँ देखो इसको हटा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो उसे हम बोलेंगे एल्केन, और इसके लिए सफिक्स के रूप में क्या ऐड करेंगे, एन, ANEN। ठीक, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं आपको डबल बांड दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, इन, ENEN। और कहीं अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या हम ऐड करेंगे, आइन, YNE। तो ध्यान रखना, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन से लास्ट वाला टर्म ले लेंगे, एन, इन, आइन, वही ऐड करेंगे सफिक्स के रूप में। ठीक, अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर OH है, OH, तो OH के लिए हम क्या लिखते हैं, OL, ऑल ऐड कर देंगे। ठीक, अगर कहीं क्या लिखा हुआ है,
OH हो गया, CHO, तो उसके लिए Al जोड़ देंगे, ध्यान रखना यहाँ Al जोड़ते हैं CHO के लिए, OH के लिए OL जोड़ते हैं, ठीक। कहीं आपका क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी कार्बन जुड़ा हो तो कीटोन होता है, इसके लिए जोड़ते हैं ओन, ONE, ठीक। और कहीं आपका दिख दिया है COOH, तो इसके लिए क्या ऐड करते हैं ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, ठीक। इसके लिए क्या ऐड करेंगे हम ओइक एसिड। तो बस आपको क्या देखना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और क्या सफिक्स, ये इतनी चीज़ें आपको देखनी है, बस आप इजीली IUPAC नेमिंग कर सकते हो, ठीक। तो देखो इसको तो आपको याद ही करना है। अब कुछ IUPAC नेमिंग हम लिख कर दिखा देते हैं इसी फार्मूले पर, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ जगह है, यहाँ लिख कर दिखाते हैं ये वाला पार्ट। जैसे हमने लिखा CH4, अब इसका नाम लिखना हो, ठीक, IUPAC नेम लिखना हो, क्या लिखोगे, CH4 है तो आप जानते हो CH4 1 कार्बन, 1 के लिए क्या लिखते हैं मैथ, और सिंगल कार्बन है यानी सिंगल बॉन्ड ही होगा तो N ऐड कर देंगे पीछे, ANEN, तो इसका नेम क्या हो जाएगा मेथेन, क्योंकि इसमें अभी प्रीफिक्स कब मिलेगा जब साइड चेन, प्रीफिक्स को ही क्या बोल सकते हैं हम साइड चेन, या यहाँ लिख देते हैं साइड चेन। साइड चेन कब होगा अभी उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले देखो नॉर्मल जो नेम है उसको हम देख लेते हैं। तो CH4 मीथेन, या हमने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH3, तो यहाँ देखो है क्या आपका लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, तो इसका नेम अगर लिखना हो तो कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन्स हैं, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखो प्रोप, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो क्या ऐड कर देंगे एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक। तो इजीली हम IUPAC नेमिंग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इसके बाद भी हम थोड़ा क्या कर देते हैं, हाँ ये तो नॉर्मल थे लिख सकते हैं। अब जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 और क्या OH, अब देखो OH यहाँ क्या है फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कितने हैं 2 हैं, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखेंगे ETH, सिंगल बॉन्ड है, हम बॉन्ड देखेंगे उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N ऐड कर देंगे तो एथेन हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या जोड़ना OL आल, तो यहाँ OL जोड़ना है। अब देखो ये वावेल है तो E क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा OL, तो एथेनॉल, ठीक, ये हो गया। अब यहीं अगर देखो क्या होता, ये CHO लगा होता, CHO, तो अब देखो CHO कितने कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, आप देखो प्रोपेन हो गया, और CHO के लिए क्या ऐड करेंगे अल, तो प्रोपेनल। ऐसे IUPAC नेमिंग आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक। हाँ चलो कुछ और देख लेते हैं यहाँ, जैसे देखो CH3 CH3 और यहाँ हमने जोड़ दिया Cl, तो देखो अगर नंबरिंग करें, अब यहाँ नंबरिंग जरूरी है 1 2 3, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये जो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर साइड चेन उसी को बोल देंगे नज़दीक पड़े। तो देखो 1 2 3 दूसरे कार्बन पर है, तो 2 पर क्या लगा हुआ है, देखो अब प्रीफिक्स ऐड होगा, क्या लगा हुआ है क्लोरो, क्योंकि ये हमेशा प्रीफिक्स के रूप में ही होगा हाइड्रोजन जो होंगे, तो 2 क्लोरो, हाँ 2 क्लोरो हो गया, 3 कार्बन है तो कितने क्या लिखेंगे 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद हाँ बस और कुछ लिखना नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये साइड चेन के रूप में हो गया, या सब्स्टिट्यूएंट्स भी इसे बोल सकते हैं, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं, यहाँ देखो हमने एक कंपाउंड ये लिख दिया
COOH, एक कार्बन है, एक कार्बन और COOH कोई फंक्शनल ग्रुप है, देखो ओइक एसिड का। एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मेथ, और बांड अगर एक कार्बन है तो एन ही रहेगा, मेथेन, और ओइक एसिड ऐड कर देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो ओइक एसिड। हाँ ये ध्यान रखना, इसे बोलते हैं फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। तो एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, IPC नेम ऑफ फार्मिक एसिड। या जो एंट होती हैं या नेटल प्लांट्स होता है एक, उसमें क्या होता है, जो आपका एसिड होता है फार्मिक एसिड ही होता है, एंड जब बाइट करते हैं, स्टिंग करती हैं, तो यही फार्मिक एसिड अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, ठीक। तो इसका नेम क्या हो जाएगा IPC, मेथेनोइक एसिड। चलिए, एक विनेगर में भी एक एसिड होता है, उसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का IPC नेम आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं, तो CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड ना, ECE, एसिटिक एसिड। जनरल नेम इसका एसिटिक एसिड ही है। IPC नेम क्या हो जाएगा, अब देखो यहां लिख देते हैं, कितने कार्बन, दो के लिए क्या लिखेंगे, एथ। अब देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इसका IPC नेम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो इसका नेम आप बताओ, मैं लिख रहा हूँ CH3OH, बहुत ईजी है। एक कार्बन, OH फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ और एन और OL, तो मेथेनॉल, ठीक। क्या हो जाएगा इसका नेम, मेथेनॉल। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, चलो एल्किल ग्रुप वाला भी दिखा देते हैं हम आपको। जैसे अभी हमने आपको आइसोमेरिज में बताया था, तो ये कंपाउंड हमने लिखा होगा CH3 CH और CH3, यहाँ हमने जोड़ दिया CH3। अब ध्यान से देखो, यहाँ जब चैन आपको मिल जाए, ब्रांच मिल जाए, तो नंबरिंग जरूरी है। तो हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़े, एक तरफ से चलेंगे दूसरी तरफ साइड चेन तक जाएंगे, बाकी किसी को नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। जैसे 1 2 3 हो गया, ये कार्बन बच गया तो नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाँ साइड चेन। अब साइड चेन में देखो आपका क्या है, एक कार्बन का साइड चेन CH3, तो क्या लिखेंगे, मेथिल। एक कार्बन मेथ और YL जोड़ देंगे साइड चेन में, तो कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, दूसरे, तो 2 पर मेथिल, और कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप एन, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नेम हो जाएगा IPC नेम। हाँ देखो IPC नेम, ये आप सीख चुके काफ़ी कुछ। IPC का फुल फॉर्म भी होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, ये हो गया। हाँ चलो कुछ डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले भी नेम देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH3, देखो एक डबल बॉन्ड आ गया, तो अब प्रायोरिटी इसी को दी जाएगी। अब चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3। 1 कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, और कितने कार्बन है, 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, कोई साइड चेन है नहीं, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लगेगा, तो वर्ड रूट पर सीधा आ गए, तो क्या लिखेंगे, प्रोप। अब एन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे मिल गया, तो इन, तो प्रोप 1 पर इन लिख सकते हो, या इन सीधा लिख दो, प्रोपीन। 1 पर है तो 1 प्रोपीन, ठीक, ये हो गया। या एक कंपाउंड और लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान रखना है C पर लगा हुआ नहीं, H हमने लिख दिया इधर, इसको आप इधर भी लिख सकते हो। इसे बोलते हैं एसिटिलीन गैस, वेल्डिंग में आपने देखा होगा, ठीक, गैस वेल्डिंग जो लोग करते हैं, एसिटिलीन। अब देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, मैथ तो लिखेंगे नहीं, एथ लिखेंगे, एथ। अब अगर सिंगल बॉन्ड होता एन ऐड करते, डबल होता इन, ट्रिपल है तो आइन ऐड करेंगे। प्रीफिक्स है नहीं, कुछ नहीं ऐड करना है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं ऐड करना है, केवल क्या आपको वर्ड रूट और बॉन्ड, तो एथ और वाई यानी आइन,
तो एथाइन इसका नेम हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ये आपको टर्म्स क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द फर्स्ट रिएक्शन इज combustion reaction। पहला पॉइंट आपका ये है कंबस्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कंबस्शन रिएक्शन। देखो, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं, ठीक, तो उसमें से आप जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और एनर्जी रिलीज होती है। इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। व्हेन वी बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड देन दिस फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड एनर्जी, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबस्शन रिएक्शन। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक, देखो सपोज C+O2, ये कार्बन होगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या होता है, बर्न होता है कोई कंपाउंड। तो यहाँ क्या बनेगा, CO2 प्लस हीट एंड एनर्जी, ये क्या होगी, रिलीज होगी। अब अगर देखो, ये तो हमने केवल कार्बन लिया है, हाइड्रोजन भी साथ में होता तो वाटर भी यहाँ बनता। जैसे देखो CH4 प्लस O2, इसका कंबस्शन करवा रहे हैं, इसको बर्न करेंगे। बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। तो यहाँ बनेगा, देखो C और वो मिलकर क्या बना लेंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H भी है और कोई जरूरी नहीं हम एक ही मालिक्यूल ले रहे हैं, ठीक, कई सारे मालिक्यूल्स रहेंगे ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, H2O, प्लस क्या निकलेगी, हीट निकलेगी और क्या निकलेगी, एनर्जी। तो इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। ठीक, एक हम एल्कोहल भी ले लेते हैं। देखो CH3 CH2OH, एल्कोहल भी आप बर्न करोगे तो क्या मिलेगा, यही चीजें मिलेगी, CO2 प्लस H2O प्लस हीट और क्या, एनर्जी। तो ये था कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और एनर्जी। इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कंबस्शन रिएक्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये फर्स्ट था कंबस्शन रिएक्शन, समझ में आ गया होगा। कंबस्शन रिएक्शन को आप डिफाइन भी कर सकते हो इजीली, द रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न्स एंड दिस फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, then this reaction is known as combustion reaction. Okay, now the second reaction is oxidation reaction. फर्स्ट चैप्टर में भी हम ऑक्सीडेशन स्टडी कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट हम क्या स्टडी कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के विषय में डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम यहाँ एल्कोहल ले लेते हैं। जैसे देखो CH3 CH2OH, एल्कोहल हमने ले लिया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इसमें क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछा भी जाए। ठीक, देखो यहाँ होगा क्या, ऑक्सीडेशन करवाना है, तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, एक ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराए, उसी को बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ध्यान रखना KMnO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या फिर R। एक कंपाउंड और है K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट।
तो अगर कहीं ये कंपाउंड आपको दिखे तो ऑक्सीडेशन ही होगा वहाँ, क्योंकि ये बोले जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कराएं, उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे KMnO4 दिखे चाहे K2Cr2O7 दिखे, तो एल्कोहल जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव भी होगा, बन जाएगा क्या आपका? एथेनोइक एसिड। देखो यहाँ CH3, ये तो CH3 रहेगा ही, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव होकर O ऐड हो जाएगा, तो COOH, ठीक। अब देखो यहाँ पर एल्कोहल से सीधा क्या बन गया? एथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो गया, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में ध्यान रखना क्या होता है? एथेनॉल जैसे हमने ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा दिया, क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। यहाँ हाइड्रोजन कम भी हुआ है, ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, then that type of reaction is known as oxidation reaction. In oxidation reaction only be used two types of oxidizing agents, first is KMnO4 और the second is K2Cr2O7। तो एग्जाम में कहीं भी दिखे तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ही वहाँ होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको ध्यान रखना, एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है? एथेनोइक एसिड। लेकिन अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं, एल्कोहल से सीधा क्या बना दिए? एथेनोइक एसिड। क्लियर? तो इसको भी यहां से क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सेकंड था। चलो इसके बाद देख लेते हैं थर्ड, एडिशन रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब क्या होगा? ऐड ही होना है। बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं का एडिशन रिएक्शन होता है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, उसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा, उसी को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। जैसे देखो हमने ले लिया क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एडिशन करवाएंगे। ध्यान रखना एडिशन के लिए हमें कैटलिस्ट भी चाहिए, जैसे निकिल हो जाए, ठीक, या फिर क्या? प्लेटिनम, निकिल, प्लेटिनम, कैडमियम, ये सब आप ले सकते हो। और यहाँ एडिशन किसका होना है? H2 का, यानी हाइड्रोजन आपको लेना है। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इस पर ऐड हो जाएगा, ये बांड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ देखो CH, एक H यहाँ लग जाएगा CH3, और ये बांड ब्रेक हो गया है, एक ही बचेगा तो CH3। तो इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक। तो एडिशन किसका होगा? केवल आपका अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स का ही होगा। कैटलिस्ट रहेगा निकिल या प्लेटिनम। हाँ, रही बात कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शंस को क्या करवाते हैं? फास्ट करवाते हैं, स्लो कर देते हैं, उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे दो पर्सन्स हैं, वो केवल बातों से लड़ रहे हैं, कोई तीसरा चला जाए और उनके झगड़े को क्या कर दे? तेज कर दे, वो फाइट करने लगे, ठीक, उठा उठा के एक दूसरे को पटकने लगे, तो वो कैटलिस्ट कहलाएगा, जिसने लड़ाने का काम किया। तो वैसे यहाँ भी होता है कैटलिस्ट, निकिल या प्लेटिनम। ये कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, ठीक। जैसे हमने एक कंपाउंड और ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ हमने ले लिया H2, निकिल हमने ले लिया, ठीक। यहाँ सपोज हमने ले लिया कितना? 2H2। तो देखो पहले भी ऐड होगा, बाद में भी ऐड होगा, यानी पहले फर्स्ट बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, फिर एक बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकिल और प्लेटिनम, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। क्लियर? ये भी क्लियर होगा। तो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड का ही होगा। इसको हटा देते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ आपका क्या है? फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका जो फोर्थ रिएक्शन है, हाँ,
एक तो आपने कंबस्शन देखा, एक आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन और एडिशन, और फोर्थ आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट हो जाए, यानी हाइड्रोजन को कोई हटा करके और क्या हो जाए, दूसरा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम उस पर लग जाए तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स में ही होगा। जैसे देखो हमने ले लिया CH4, या इसको हम समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं CH4 मीथेन। ठीक, यहाँ हमने ले लिया Cl2 यानी क्लोरीन गैस। अब Cl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl और Cl। अब देखो होगा क्या, ये प्रेजेंस ऑफ लाइट या HNu लिख सकते हैं। HNu का मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन, क्योंकि लाइट जो होती है फोटॉन की फॉर्म में ही होती है, तो उसकी एनर्जी को हम HNu लिख सकते हैं। तो HNu मिले या फिर क्या लाइट, तो वहाँ क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब देखो यहाँ क्लोरीन एक हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यह Cl रिमूव हो गया, और ये Cl किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। तो देखो बना क्या, CH, और यहाँ जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है Cl ऐड हो गया है, और प्लस क्या HCl भी है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन को रिमूव करके Cl ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूट करके Cl ऐड हुआ है, तो इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप चाहो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो फर्दर हम इसका रिएक्शन करवा दें Cl2 से, किससे, Cl2 से। तो देखो CH3 तो था ही यहाँ, CH3Cl, तो अब एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा, यानी ये बनेगा CH2। ठीक, और एक हाइड्रोजन रिमूव करके कौन जुड़ जाएगा, Cl, तो CH2Cl2। ठीक, और प्लस और क्या बनेगा, HCl। अब देखो ये रिएक्शन जब तक होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने एक्सेस में ले लिया है Cl2, फिर Cl2 हमने दिया, फिर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तो CH-Cl3 ये बना, और एक HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर फिर से क्या करवा दें हम रिएक्शन Cl2 से, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, बेहोश करने में यही यूज करते हैं। ठीक, तो CH-Cl3, एक हाइड्रोजन और बचा है, Cl2 से रिएक्शन हुआ तो CCl4, और एक HCl यहाँ भी बनेगा। तो ये रिएक्शन यहाँ से चला मेथेन से कहाँ पहुँच गया, मेथेन था, ये बना क्या, क्लोरोमेथेन, फिर डाईक्लोरो 2 हैं तो डाईक्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन यानी इसे बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, और टेट्राक्लोरोमेथेन ये बना। तो ये किसके थ्रू हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में होगा सब्स्टिट्यूट, तो आप लिख सकते हो व्हेन इन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाई अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, चलो ये भी हट गया। अब बात करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एल्कोहल। देखो इस चैप्टर में आपके 2 कंपाउंड हैं, एक तो है आपका एथेनॉल, एल्कोहल ही है, और दूसरा क्या है, एथेनोइक एसिड, ठीक, 2 ही कंपाउंड को आपको स्टडी करना है। फर्स्ट है एथेनॉल, सेकंड है आपका क्या, एथेनोइक एसिड। अब इसका फॉर्मेशन वगैरह आपको नहीं देखना है, ठीक है, जो आपकी बुक में केवल एथेनॉल क्या है, स्ट्रक्चर वगैरह पूछा जा सकता है एग्जाम में, या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। तो अभी एथेनोइक एसिड को हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो पहले हम क्या देखते हैं, एथेनॉल। देखो अगर एथेनॉल का फार्मूला बोला जाए तो CH3CH2OH, इसी को बोलते हैं एथेनॉल। ठीक, इसको फ्यूल के रूप में अब हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल के साथ मिक्स करके एथेनॉल को क्या कर देते हैं, हम सेल करते हैं। आपने पेट्रोल टंकी पर देखा होगा 20% एथेनॉल या 10% एथेनॉल मिक्स्ड लिखा रहता है। ठीक, तो ये एक फ्यूल के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक, स्ट्रक्चर पूछा आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे बना सकते हो, COH है ही,
यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऐड कर दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 ऐसे क्या करिए ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका क्या, इथेनॉल। इससे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, एथिल एल्कोहल। ठीक, ये क्या है, जनरल नेम है, जनरल नेम एथिल एल्कोहल। अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम यही है आपका, 2 कार्बन है तो एथ और एन और ओ एच लिए क्या ऐड कर देंगे, आल, तो एथिनॉल। आपने आईयूपीएसी नेमिंग का वीडियो ना देखा हो तो इससे पहले अपलोड हो गया, उसको आप देख सकते हो। ठीक, आईयूपीएसी नेम एथिनॉल, जनरल नेम एथिल एल्कोहल। ये हो गया इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला या स्ट्रक्चर। केमिकल फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, कितने कार्बन है 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने यहाँ 3 2 5, तो C2H5OH। ठीक, एथिल एल्कोहल या एथिनॉल, ये हो गया। अब देखो इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, ये देखो यहाँ से ये हो गया रिमूव। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी में, हाँ ये आपका इथेनॉल था, बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखो एथिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कंबस्टन रिएक्शन ये करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये करता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, सोडियम इथाक्साइड बनाता है, तो सारी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो इससे रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल यानी किस मेटल से, Na से। तो देखो CH3 CH2OH और प्लस क्या ले लिया हमने, Na ले लिया। तो यहां जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक, तो यहां से देखो Na ऐड हो जाएगा यहाँ और ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक, और ये देखो 2 कंपाउंड इसके लेने होंगे और 2 Na लेना होगा, तभी रिएक्शन बैलेंस हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, नहीं देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, +2 Na, ये हो गया। तो यहाँ देखो CH3 CH2O Na ऐड हो गया। अब 2 मॉलिक्यूल थे तो हाइड्रोजन कितने रिमूव होंगे, 2, तो H2 बन जाएगा प्लस H2। ठीक, यही क्या हो गया, ऐड हो गया, H2 हो गया, बन गया आपका हाइड्रोजन गैस। इसे बोलते हैं सोडियम इथाक्साइड, सोडियम इथाक्साइड, ये कंपाउंड हुआ और हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी क्या, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो व्हेन ethanol reacts with sodium metal, this form sodium ethoxide and hydrogen gas। क्लियर, ये फर्स्ट थी। चलो इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट तो आपने देख ही लिया। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 443 केल्विन, यानी 443 केल्विन। तो जब एथिनॉल का रिएक्शन किससे देखिए, कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस, 443 केल्विन पर। ठीक, तो जब उससे रिएक्ट करवाते हैं तो एथिनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखना, कंसंट्रेट H2SO4 कहीं दिखे तो वाटर वहाँ से रिमूव करना, तो वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या उसे बोलेंगे क्या, एल्कीन। और एल्कीन 2 ही कार्बन है, एथिन बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर CH3 CH2OH, ठीक, ये लिखा हुआ। अच्छा, इसको हम ऐसे बना देते हैं, एल्कोहल को हम ऐसे लिख देते हैं। देखो यहाँ से OH को थोड़ा दूर करके लिखते हैं, CH2 यहाँ कर दिए, एक H यहाँ लगा दिए, और ये हमने लिख दिया
CH2 और यहाँ क्या लगा दिया OH। आप देखो वही लिखा हुआ है एल्कोहल ही, CH3 और CH2OH, बस थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। और प्लस यहाँ क्या रहेगा, ध्यान रखना, कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर कितना रहेगा 443 केल्विन। तो जब भी इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये कंसनट्रेट H2SO4। तो वाटर जैसे रिमूव होगा यहाँ बांड की कमी होगी, यहाँ भी एक बांड कम होगा, यहाँ भी एक बांड कम होगा, तो ये आपस में मिलकर डबल बांड बना लेंगे, यानी CH2 डबल बांड क्या CH2। और इसे बोलेंगे एल्कीन है, ये एथीन, 2 कार्बन है तो एथ और ENE एथीन। ठीक, तो रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, तो व्हेन ethanol reacts with concentrate H2SO4 this form ethene at 443 केल्विन। क्लियर, ये इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी थी कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ देखो एथेनॉल से क्या बना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, ये क्लियर होगा। तो ये 2 केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, 2 हो गई। तीसरी है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, थर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो इससे पहले अभी डिस्कस किया गया कि एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। तो यहां देखो कैसे बनेगा, CH3 CH2OH। एक कंपाउंड ले लीजिए कोई, जैसे हमने ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। हीट करेंगे थोड़ा सा, ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा CH3 COOH। एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। क्लियर, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो एथेनॉल ऑक्सीडेशन कब देगा, KMnO4 की प्रेजेंस में, इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एल्केलाइन लेंगे, यानी इसमें थोड़ा सा क्या रहेगा, बेस भी मिला सकते हैं, एल्केलाइन KMnO4। तो थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक, एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, एथेनॉल कंबस्शन। एथेनॉल का क्या, कंबस्शन, और कंबस्शन अभी पहले भी देख चुके हो। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन, क्योंकि ये बर्न करने पर क्या, बर्न करने यानी जलाने पर जल जाता ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देखो CH3 CH2OH, ठीक, प्लस O2। अब यहाँ देखो हुआ क्या, तो ये हाँ कंबस्शन जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, आप ये जानते हो, जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस क्या, हीट और प्लस एनर्जी, ये सारी चीज़ें बनेगी। तो इसे बोलेंगे कंबस्शन रिएक्शन। अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, एक केमिकल प्रॉपर्टी और भी है, एथेनॉल को जब हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, एथेनोइक एसिड से, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। किसमें, अभी जो ये तो एथेनॉल था, एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, एसिटिक एसिड, IUPAC नेम एथेनोइक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज एथेनोइक एसिड। देखो एथेनोइक एसिड, अगर इसके फार्मूले की हम बात करें तो होता है CH3 COOH। ये है इसका केमिकल फार्मूला, CH3 COOH। इसी को हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। या इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ आप 3 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, H। ठीक, ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। जनरल नेम इसका यही हो जाएगा, ये क्या है, जनरल नेम, एसिटिक एसिड ही बोलते हैं इसे। हाँ, ये है आपका IUPAC नेम। ये क्या है आपका IUPAC नेम, क्योंकि आप जानते हो 2 कार्बन है और COOH ग्रुप भी है, तो 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड N और ओइक एसिड ऐड कर देंगे, तो एथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ठीक, अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन।
यानी 290 को अगर हम चेंज करें तो हो जाएगा कितना, इसको 16 पॉइंट समथिंग या 17 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो आप। ये इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट। इसके नीचे 16 डिग्री पर अगर टेम्परेचर आ जाए तो ये क्या हो जाता है, ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। वैसे लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, तो ये इसके कुछ इन्फॉर्मेशन थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल फार्मूला ये है, स्ट्रक्चर ये है। आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड है, जनरल नेम एसिटिक एसिड ही बोलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है या 17 डिग्री सेल्सियस। इसे इसीलिए बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है बिलो द टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस या 16 पर हो जाएगा ये। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। चलो एक एक करके उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मीन्स CH3COOH। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, उसी को क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। यानी एथेनोइक एसिड से एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे कैसे, हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो यही चाहिए CH3COOH, CH3COOH और प्लस हमें चाहिए क्या, एल्कोहल। एल्कोहल को आप लिख सकते हो, देखो यहाँ हमने लिख दिया CH3CH2OH, एसिड के प्रेजेंस में होगा। ठीक, तो ये बनेगा क्या, यहाँ देखो इसको नीचे हम लिख देते हैं, ये यहाँ एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा क्या, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा H, यहाँ से और OH मिलकर के बनाएंगे H2O, और ये इससे कौन सी चेंज जुड़ जाएगी, ये वाली, उसी को बोलेंगे एस्टर। तो पहले देखो CH3COO, CH3COO, ये इतना आया। उसके बाद ये ऐड कर देना CH2CH3 और प्लस क्या बना, वाटर H2O। तो आप देख सकते हो व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दिस फॉर्म एस्टर एंड वाटर। इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एस्टर। देखो COOH होता तो हम बोलते क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ कार्बन पूरा लगा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। तो व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल दिस फॉर्म एस्टर एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में लिखें तो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक, ऐसे लिख दिया हम इसको, एसिटिक एसिड ही लिखा हुआ है, और प्लस एथेनॉल को लिख देते हैं तो HO CH2 CH3, यानी पलट करके लिख दिया हमने। ठीक, प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, एसिड, प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, एसिड ही रहेगा, या H प्लस यहाँ लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हम ले सकते हैं। तो देखो होगा क्या, यहाँ से इसका H और इसका OH निकल करके वाटर बन गया, तो ये बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर O और CH2 CH3। ठीक, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टर बन गया और प्लस क्या, वाटर यहाँ से हो जाएगा रिमूव। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखना आगे जो हम सोप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे उसमें एस्टर से ही सोप या डिटर्जेंट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ देखो थोड़ा सा उसको भी दिखा देते हैं, एस्टरिफिकेशन से ही रिलेटेड है। एस्टर बना तो एस्टर को हमें क्या करना है, CH3
और यहाँ हमने ले लिया क्या, डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ अगर इसका रिएक्शन किससे करवा दें, NaOH से, तो देखो Na यहाँ लग जाएगा और ये पूरा कंपाउंड किससे जुड़ जाएगा, OH से जुड़ जाएगा, ये पूरा कंपाउंड कार्बन की चेन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लग गया क्या, Na, और प्लस ये पूरा अभी बचा हुआ चेन तो किससे जुड़ेगा, CH3 CH2 OH से जुड़ गया। ठीक, यहाँ देखो क्या बना, एल्कोहल बना और क्या बना, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इसे क्या बोलेंगे हम, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट बोलेंगे, एथेनोएट। तो ये आपका जो बना इसी को बोलते हैं हम क्या, सोप। ठीक, एस्टर से ही सोप का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका बना, तो एस्टर से ही क्या बनता है, सोप बनता है, जिसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, आगे हम देखने वाले हैं। तो ये तो आपका क्या, एस्टर का फॉर्मेशन आपने किया, एस्टिफिकेशन, और एस्टर से क्या बनाए हम, सोडियम एसीटेट बनाए, उसे क्या बोलेंगे, सैपोनिफिकेशन। दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो, ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अगली केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में हम देखते हैं। क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी इसकी देख रहे हैं, एसिटिक एसिड की। तो सेकेंड पॉइंट देखो, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद क्या, बेस, रिएक्शन विद बेस। बेस में हमने लेते हैं NaOH। तो आप जानते हो ये क्या है, एसिड है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दिस फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर। वही चीजें यहां भी होंगी। हमने ले लिया एसिड CH3 COOH और प्लस हमने ले लिया क्या, NaOH या HONA, NaOH लिख सकते हैं इसे। तो यहां से देखो ये OH इसका H को ले लिया और इससे क्या जुड़ गया, Na। ठीक, इससे क्या ऐड हो गया, Na। तो देखो CH3 COO Na और प्लस क्या, H2O। तो देखो यहां भी क्या बना आपका, ये बना आपका सोडियम एसीटेट, यहां क्या बन गया आपका, सोडियम एसीटेट। तो व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद बेस NaOH दिस फॉर्म साल्ट एंड वाटर एंड द साल्ट इज सोडियम साल्ट, दैट इज सोडियम एसीटेट। तो ये सेकंड आपकी केमिकल प्रॉपर्टी थी, रिएक्शन विद बेस। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, इसको हटा देते हैं। रिएक्शन विद बेस हो गया। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, रिएक्शन विद किसके साथ देखने वाले हैं, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या फिर किसके साथ देखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसके साथ हम क्या देखेंगे, इसका रिएक्शंस देखेंगे। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो अब देखो यहां पर होगा क्या, एसिटिक एसिड हमने ले लिया CH3 COOH और प्लस Na2CO3। आप जानते हो Na2CO3 NaHCO3 दोनों क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और बेस जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट ही बनाएगा। तो देखो यहाँ आपको रिएक्शन बाद में बैलेंस करना, पहले सीख लो कि कंपाउंड बनेगा कैसे। रिएक्शन तो आप जानते हो बैलेंस करना, उसको कर ही सकते हो। Na किसके साथ अटैच होगा, ये जो एसीटेट आयन है COOH, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Na ऐड हो जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 COONA। एक तो ये बनना कंपाउंड आपका। ठीक, एक क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO3 भी तो है, CO2, और अभी बचा हुआ तो क्या बनेगा, वाटर H2। तो यहां देखो जब भी ये क्या है आपका CH3 COOH एसिटिक एसिड
या एथेनोइक एसिड, व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन दिस फॉर्म्स सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COOH प्लस NaHCO3 CO3, दिस फॉर्म्स CH3 COONA। प्रोडक्ट दोनों जगह सेम ही बनेगी, चाहे ये लिया जाए चाहे ये, CO2 और प्लस क्या H2O। तो ये प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। चलो इसको अब हटाते हैं। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी थी एसिटिक एसिड की जिसको हमने देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीधा क्या, सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं, इरेज कर दें, उसके बाद देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक। तो सोप क्या होते हैं, सोडियम के ही क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, या डिटर्जेंट भी सोडियम या पोटेशियम के साल्ट होते हैं, उन्हीं को हम सोप बोलते हैं। एस्टर से इसका फॉर्मेशन करते हैं। एस्टर को NaOH या KOH से क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो सोप का फॉर्मेशन होता है। उसी भी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं अच्छा सा। जैसे यहाँ हमने लिया CH2CH और क्या CH2, यहाँ देखो O C डबल बॉन्ड O C17H35, यहाँ O C डबल बॉन्ड O C17H35, CO C डबल बॉन्ड O C17H35, ठीक। ये देखो एस्टर है, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O है ही, इधर भी कार्बन तो एस्टर ही। इसे फैट या आयल बोल सकते हैं, फैट या आयल। रिएक्शन किससे करवाएंगे, बेस से, NaOH या KOH से। चलो NaOH ले लेते हैं, 3 पार्ट्स ले लेते हैं, ज़्यादा दिखता है। NaOH और क्या NaOH। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, ये जो पूरा पार्ट है Na से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये वाला पूरा पार्ट यहाँ भी Na से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये वाला पूरा पार्ट किससे जुड़ जाएगा, Na से जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये तीनों पार्ट सेम ही हैं, तो इसको यहाँ लिख देते हैं C17H35 और फिर COO उल्टा करके लिख रहे हैं, COO और क्या जुड़ा इससे Na। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं टोटल, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ से 1 2 और 1 3, तो इसी को बोलेंगे सोप, ठीक। और जो आपका बना एक और कंपाउंड बना यहाँ से देखो, इसे बोलेंगे क्या, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। यहाँ देखो लिख देते हैं CH2CH, यहाँ भी क्या जुड़ेगा OH और क्या OH। तो ये तो ग्लिसरॉल बना, इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये बना क्या, सोप। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सोप विद बाय एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये तो लंबा सा रिएक्शन हो गया, अगर ये लिख देते तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप देखो, आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन बता दिया, याद नहीं हो रहा, तो इजी वे में इसको हम कैसे लिख सकते हैं उसको भी बता देते हैं। तो यहाँ से इसको रिमूव करके इजी वे में बता देते हैं, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी इसका हम बताएंगे स्ट्रक्चर। तो हमें क्या लेना है, एस्टर लेना है। एस्टर का मतलब इधर भी कार्बन, ये देखो आर लिख रहे हैं, एल्किल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O R, यहाँ चलो R1 कर दिया, R2। ये आपको ये नहीं पता R1 R2 क्या है, तो ये होते हैं एल्किल ग्रुप, ये R1 R2, इसी को क्या बोलेंगे, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में क्या होंगे, जैसे अगर हम बात करें CH4,
ये आपका मीथेन है, पूरा कंप्लीट कंपाउंड है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम कर दें तो CH3, अब एक बॉन्ड ही जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं एल्किल ग्रुप, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कार्बन चेन से ऐड होगा। अब एक कार्बन का हो सकता है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, बहुत सारे कार्बन का हो सकता है। तो जैसे हमने ले लिया C2H6, ये है एथेन, यहाँ से एक कार्बन कम करो तो C2H5, तो ये भी आपका क्या है, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप कुछ नहीं है, हाइड्रोकार्बन की एक चेन है, ठीक, जो किसी दूसरे चेन से जुड़ी होती है या किसी सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, जुड़ी होती है, उसी को बोलते हैं एल्किल ग्रुप। जनरल फार्मूला एल्किल ग्रुप का होगा CnH2n+1, एल्केन का होता है +2, यहाँ एक कम हो जाएगा हाइड्रोजन बस। ठीक, तो हमें लिया क्या है, एस्टर लिया है। अब ध्यान आ गया होगा कि ये R1 R2 है क्या, तो एस्टर ले लिए। रिएक्शन किससे करवाएंगे, NaOH से, ठीक, NaOH से। तो ये जो पार्ट है किससे जुड़ जाएगा, OH से पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक, और ये रिमूव हो जाएगा, और Na कहाँ आकर जुड़ जाएगा, इससे। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, R1C⋯OO, और इससे जुड़ गया Na, और प्लस आपका क्या बना, R2 अलग हो गया, OH से जुड़ गया ये, इसी को बोलेंगे एल्कोहल, और इसे हम क्या बोलेंगे, सोप। ठीक, ये सोप और ये क्या, एल्कोहल। तो इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये इजी वे में आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सोप। चलो ये सोप तो क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि सोप की क्लीनिंग प्रॉपर्टी किस प्रकार से होती है, क्लीनिंग प्रोसेस की बात करें हम, कैसे क्लीन करता है, तो सबसे पहले देखो सोप का हम एक फार्मूला लिखते हैं, C17H35COO Na, क्योंकि देखो सोप में हाइड्रोकार्बन चेन बहुत बड़ी होनी चाहिए, C15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, ठीक, कम नहीं होनी चाहिए। अब इसी को अगर हम लिखें तो आप बोलोगे ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 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 CH2, ऐसे कितने CH2, 17, फिर लास्ट में COO Na लिखेंगे। ठीक, बहुत लंबा लिखते चले जाएंगे, पूरा बोर्ड ही क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लाइन के थ्रू, जैसे देखो ऐसे 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 ऐसे। अब आप पूछोगे सर ये क्या है, देखो यहाँ जो कार्नर है या जो साइड में है वहाँ कार्बन माना जाता है, जैसे 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक, 17 कार्बन हो गए, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाइड्रोजन कार्बन लिखने की जरूरत नहीं, और यहां हमने लिख दिया COO Na। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इसी को बोलेंगे सोप, स्ट्रक्चर ऑफ सोप। अब क्या कोई जरूरी है कि इतने ही कार्बन यानी लिखकर काउंट करके ही हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने क्या किया, ऐसे ऐसे करके क्या कर दिया, COO Na लिख दिया, तो ये क्या है, सोप का ही स्ट्रक्चर है। या देखो इसको और इजी में लिख सकते हैं, यहाँ COO निगेटिव आयन है, तो एक बड़ा सा यहाँ लगा दिए, ये माइनस और Na प्लस, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, सोप का ही स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ध्यान रखना, ये केमिकल फार्मूला हमने लिखा, इसको पूरा विस्तार से लिख सकते हैं, फिर हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, किसमें, लाइन खींच करके, और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे ही हम के किसको डिनोट करेंगे, सोप को। अब बात करते हैं क्लीनिंग प्रॉपर्टी की इजी वे में, तो इसको पहले रिमूव करें तब बताएं। ठीक, तो वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो पीछे रिवाइज करके पाज करके देख लो, समझो, नोट करो, तभी आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप। तो जैसे देखो यहाँ कोई डर्टी पार्टिकल है, ये हो गया, ये क्या है, डर्टी पार्टिकल है। अभी किसका हो सकता है, ग्रीस का हो सकता है या आयल हो सकता है, ग्रीस या आयल, क्योंकि डर्टी पार्टिकल ज़्यादा किसके होते हैं, ग्रीस या आयल के ही होते हैं, मैंने होते हैं। ये क्लोथ्स में है आपके,
इसको साफ़ करना है तो सबसे पहले क्लोथ्स में आप साबुन और वाटर उन सबसे रिएक्शन करवाओगे, तभी डर्ट क्या होगा, बाहर जाएगा। तो जैसे ही सोप को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो सोप में देखो 2 पार्टिकल्स होते हैं, अभी हमने बताया। यहाँ देखो फिर से बना देते हैं, ये और ये न्यूक्लियस। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इधर वाला एंड, ये तो बेसिकली क्या होते हैं, आयल्स होते हैं, ग्रीस फैट होते हैं। तो ये वाटर से अट्रैक्ट नहीं होते, वाटर को रिपेल करते हैं, तो इससे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक, या आपने एक बीमारी भी सुनी होगी हाइड्रोफोबिया, कुत्ते के काटने से होती है। तो हाँ, पानी से क्या होता है, डर लगता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है हाइड्रोफोबिक, यानी ये पानी से इसको क्या, डर लगने का मतलब है दूर भागेगा। और ये जो निगेटिव आयन है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक, अब होगा क्या, देखो 2 पार्ट्स हो गए सोप की मॉलिक्यूल में, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक आयल होते हैं, तो आयल से दोस्ती करेंगे, और हाइड्रोफिलिक वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ये आपका ग्रीस है, ये क्या है, आयल है, तो आप जानते हो ग्रीस या आयल हाइड्रोफोबिक पार्ट से ही चिपक जाएंगे। जैसे देखो यहाँ सोप का एक मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं, डिजॉल्व करेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल आकर इससे जुड़ जाएंगे। यहाँ देखो ये, ठीक, ये अब जितना ही आप सोप ज़्यादा बढ़ाओगे उतने ही मॉलिक्यूल और आकर चिपकेंगे। और उसके बाद देखो कहीं अन्य रहेगा प्लस, यहाँ कहीं जुड़ा रहेगा, कहीं नहीं जुड़ा रहेगा, क्योंकि वाटर में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इनमें प्लस अलग आयन हो जाता है और ये पूरा पार्ट अलग हो जाता है, माइनस माइनस माइनस। अब होता क्या है, सोप को जैसे जब हम कपड़े में डालते हैं वाटर के साथ, तो जो डर्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट से क्या होता है, चिपक जाता है सोप के, और ये जो निगेटिव आयंस बचे हुए हैं वाटर से चिपक जाएंगे। ठीक, तो जैसे जैसे कपड़े को धुलते रहेंगे, वॉश करते रहेंगे, तो ये पूरा डर्ट क्या होता रहेगा, वो डर्ट को पूरा ये मॉलिक्यूल खींचकर बाहर ले आएगा, तो इससे पूरा क्लोथ क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसी को बोलते हैं मिसेल, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मिसेल, MICELLES, मिसेल्स। ठीक, तो मिसेल्स के थ्रू ही क्लोथ्स क्या होते हैं, वॉश किए जाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे साफ करते हैं। डर्टी पार्टिकल से सोप के मॉलिक्यूल चिपकेंगे, सोप के मॉलिक्यूल में एक पार्ट डर्टी पार्टिकल से चिपकेगा, दूसरे पार्ट वाटर से, और बार बार वाटर से वॉश करने पर वाटर के साथ पूरा ये स्ट्रक्चर ही बाहर आ जाएगा मिसल, और क्लोथ्स की साफ सफाई बढ़िया से हो गई। ठीक, अब देखो ये तो हमने सोप के विषय में बताया, डिटर्जेंट की जरूरत क्यों पड़ी उसके विषय में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको हटाते हैं पहले। देखो तो सोप होता क्या है, सोप से आप सफाई कर सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें वाटर, किस वाटर में कर सकते हो, तो वाटर 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। एक को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर और एक को क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर ये रहेगा प्योर, हार्ड वाटर ये रहेगा इम्प्योर। इसमें कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे देखो कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+। तो इन आयन के प्रेजेंट्स की उपस्थिति के कारण क्या होता है, उसे हार्ड वाटर बोलते हैं। तो सॉफ्ट वाटर, प्योर डिस्टिल्ड वाटर सॉफ्ट वाटर होगा, इसमें से तो सोप बढ़िया से साफ कर सकता है क्लोथ को। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं ये सोप के निगेटिव आयन से चिपक जाते हैं। ठीक, पानी से चिपकने नहीं पाते, वाटर से, तो वहाँ पर फोम बन नहीं पाता। फोम मतलब झाग जो बनता है, तो फोम बन नहीं पाता, इसलिए वो मिसल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता ढंग से, तो साफ सफाई भी नहीं हो पाती। ठीक, तो यही वजह है कि हार्ड वाटर में सोप बढ़िया से वर्क नहीं करता है प्रॉपरली,
जबकि सॉफ्ट वाटर में वर्क करता है। तो अब हार्ड वाटर के लिए अलग सोप बनाए, तो उसके लिए बनाया गया डिटर्जेंट, जिसमें हम नेगेटिव पार्ट को थोड़ा और क्या बना देंगे, स्ट्रांग कर देंगे, जो इन सब आयन के प्रेजेंस में भी क्या कर देगा, इजिली क्लोथ को साफ कर सकता है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ा क्या, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट का फार्मूला हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो हार्ड वाटर में या सॉफ्ट वाटर में डिटर्जेंट दोनों जगहों पर वर्क करता है, लेकिन सोप केवल सॉफ्ट वाटर में ही वर्क करता है। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन से होते हैं। जैसे हमने लिखा, ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन का हमने पार्ट लिख दिया पूरा, ठीक। और यहाँ से हमने बना दिया स्ट्रक्चर, देखो एक बेंजीन बना देते हैं, यहाँ बेंजीन को ऐड कर देते हैं। ये तो बेंजीन यहाँ पर हो गई ऐड, ठीक। और बेंजीन से SO3, ये माइनस और Na प्लस, ठीक। तो ये सोडियम सल्फेट आयन होते हैं, ठीक। बेंजीन भी साथ में है, तो यहाँ देखो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही इसमें, और ये भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव, COO माइनस अभी हम देख रहे थे सूप में, और Na प्लस था लगा हुआ था, और यहाँ पूरी क्या थी, चैन थी, ठीक। यहाँ हमने बेंजीन भी लगा रखा है, और ये SO3 माइनस भी है। तो ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उन आयंस का इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता, और फोम बढ़िया बनता है सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में। तो डिटर्जेंट दोनों जगह पर वर्क करता है, जबकि सोप केवल सॉफ्ट वाटर में ही वर्क करता था, इसलिए डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ी, तो डिटर्जेंट बनाया गया उसके बाद, ठीक। तो ये तो आपका था क्या, सोप डिटर्जेंट। तो ये पूरा चैप्टर 4 के लास्ट टॉपिक था, और मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप पीछे वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं रिवीजन के थ्रू, ठीक। और यदि कोई भी टॉपिक समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे आप अगर देखेंगे पूरा वीडियो तो सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे, ठीक। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, ओके। ये चैप्टर यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया।